डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से व्यक्ति को सजाने संवारने के लिए हम लोग ज्वेलरी का यूज़ करते हैं और नए नए कपड़े का यूज़ करते हैं, ठीक ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को सजाने संवारने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी में भी ऐसे बहुत से मुहावरे और कहावतें होती हैं जिनसे भाषा को बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। साथ में कहने का जो एक तरीका होता है वो इतना प्रभावशाली हो जाता है कि सुनने वाले व्यक्तियों को काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत से ईडियम्स एंड फ्रेजेज ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रभावशाली बना देते हैं, या कहना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज को सजा देते हैं, संवार देते हैं, ताकि पढ़ने में और सुनने में वो बहुत ही आकर्षक लगे, बहुत ही प्रभावशाली लगे। साथ में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कुछ बुक्स पढ़ें तो ये मान के चलिए कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करके आप अपने आर्टिकल को, अपने लेख को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छे से समझने के लिए और बोलते वक्त अलंकारिक यानी इस तरीके के जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनका यूज करके आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज से। खास तौर से जो स्टूडेंट्स एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, कैट, क्लैट या यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इन ईडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी जानकारी होना चाहिए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जो किसी एक्शन वर्ब से शुरू होते हैं, कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जो वर्ब टू बी यानी इजारम वॉज वर्ड से शुरू होते हैं। साथ में हमने और इसका एक अलग सेक्शन किया है कि ईडियम्स अबाउट एनिमल्स, कि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में पेट या वाइल्ड एनिमल्स देखते हैं, चाहे वो लाइन हो, टाइगर हो, डॉग हो, काऊ हो, हॉर्स हो, इनके बारे में भी काफ़ी ईडियम्स बनते हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, कहना चाहिए चाहे हेयर, हेड, आई, नोज, ईयर, टीथ, टंग, चिक, हैंड्स, लगभग सभी बॉडी पार्ट्स पे भी बहुत से इडियम्स बनते हैं। तो इस सीरीज में हम शुरुआत में ऐसे इडियम्स ले रहे हैं जो कुछ एनिमल्स को लेकर बनाए गए हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर वह है इडियम्स अबाउट हॉर्स। हमने घोड़े को तो देखा होगा, हॉर्स तो देखा होगा, बहुत ही कॉमन एनिमल है सभी जगह पर। जनरली समाज के अंदर बहुत से जगह पर आपने हॉर्स राइडिंग देखी होगी। पोलो जैसा गेम में भी हॉर्स का यूज किया जाता है। पुराने ज़माने में क्योंकि हॉर्स सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, दैट्स वाई horses were frequently used even in wars and battles also in olden times by kings and so many महाराजा, मुगल्स, एम्पियर एंड ऑल। तो आज हम लोग इसी हॉर्स को लेकर कुछ इडियम्स आपके सामने ले रहे हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट इडियम आपके सामने है, टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। इसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि गलत घोड़े पर दांव लगाना। जैसे आपने देखा होगा कि हॉर्स रेस होती है, घोड़ों की जो दौड़ते, तो बहुत से लोग घोड़े पर बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि लॉटरी में या दांव लगाते हैं, जिसे जुआ जैसा कह सकते हैं हम लोग, कि भाई अगर ये घोड़ा जीत गया तो उसे जितना पैसा लगाएंगे उसका कई गुना अमाउंट उसको मिलेगा। तो अगर मान लो आपने किसी घोड़े पर दांव लगाया और वो घोड़ा अनफॉर्चुनेटली हार गया, इट मीन्स आपने गलत घोड़े पर दांव लगा दिया। यानी इसका मतलब है कि किसी गलत व्यक्ति को सपोर्ट करना, और अगर मान लो वो आगे जाके सक्सेसफुल हो गया तो जितना आपने उसे एक्सपेक्टेशन की थी कि वो काम करेगा, उतना काम वो नहीं करता है, यानी उतना वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। मीनिंग इसका है टू चूज और सपोर्ट द रॉन्ग पर्सन और थिंग फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कि किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए
किसी गलत व्यक्ति या गलत चीज पर सपोर्ट करना या उसको चुन लेना। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, रिमेंबर एक्चुअली इडियम्स में जो शब्दों का मीनिंग है उसके पीछे कोई हिडन मीनिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअली जो रियल वर्ड्स है उनका यहाँ पर मीनिंग कोई मायने नहीं रखता है, उन शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ मीनिंग है। तो टू बैक द रॉन्ग हॉर्स, जो कहना चाहे हॉर्स की जो रेस होती है, जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं, तो उसको लेकर ये इडियम बना हुआ है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इफ यू थिंक पीटर विल एवर हेल्प यू, यू आर मिस्टेकन। कि अगर आपको ये लगता है कि पीटर कभी आपका हेल्प करेगा, सहयोग करेगा, तो आपको ये गलत फहमी हुई है, यू आर मिस्टेकन। आई एम अफ्रेड यू आर बेग्ड द रॉन्ग हॉर्स, कि मुझे तो लगता है तुमने गलत घोड़े पर दांव लगा दिया है। देखिए यहाँ पे दांव लिख लीजिएगा, गलती से छूटा है। इट मीन्स आपने गलत व्यक्ति से उम्मीद कर ली है कि वो आपको कभी भविष्य में हेल्प करेगा। वो भविष्य में हेल्प करने वाला नहीं है, आपने गलत व्यक्ति का सिलेक्शन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, When I voted for him, I was convinced. जब मैंने उसको वोट दिया तो मुझे ये कन्विंस किया गया, समझाया गया, he would lead the country well, कि वह देश का अच्छे से नेतृत्व करेगा। But I backed the wrong horse. लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत घोड़े पर दांव लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि जितनी आपने उस व्यक्ति से उम्मीद की थी कि वह सक्सेसफुली देश का नेतृत्व करेगा, उतना सक्सेसफुल वो देश को चलाने में नहीं रहा। इट मीन्स मैंने गलत घोड़े पर दांव लगा दिया। इट मीन मैंने गलत व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया इस पर्टिकुलर काम के लिए। क्लियर? देखिए बहुत अच्छा इडियम है, पहले पूछा जा चुका है। अगला आइए, टू चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। ये एसएससी में और अदर एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है। अब यहां पर देखिए इसका शाब्दिक अर्थ तो यह है, मिड स्ट्रीम का मतलब जैसे किसी नदी वगैरह के आप बीचों बीच पहुंच जाए अपने घोड़े को लेकर, और वहां कहें कि भाई आपके घोड़े पर मैं बैठता हूं और आप मेरे घोड़े पर आप बैठ जाओ, यानी वहां पर आप घोड़े को चेंज करते हैं, तो हमेशा रिस्की हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि आप नदी के तेज बहाव के बीच में है, मिड स्ट्रीम के अंदर है। तो वहां पर मिड स्ट्रीम में आप अगर घोड़े चेंज करते हैं तो ये रिस्की हो जाता है। इट मीन्स मीनिंग इसका है टू चेंज योर माइंड अबाउट समथिंग इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग। कि मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया और बीच में आप अपना प्लान को चेंज कर दें, दूसरा प्लान एडॉप्ट कर ले, तो वो रिस्की हो सकता है। मान लीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और आपने साइंस सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपने साइंस स्ट्रीम ले ली। 6 महीने बाद आपको लगा कि आप साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमने कहा मैं तो कॉमर्स लूंगा। तो अब आप मिड स्ट्रीम में जो एकेडमिक सेशन उसके बीच में आप चेंज कर रहे हैं, तो रिस्की हो सकता है, नहीं तो आप साइंस पढ़ पाए, नहीं हो सकता आप कॉमर्स पढ़ पाए। क्लियर? तो रिस्की रह सकता है। तो इट मीन्स आप जब कोई काम करें तो अधूरा उस काम को छोड़कर बीच में अपना प्लान, अपना प्रोग्राम, अपना माइंड, अपना आइडिया चेंज कर दें, तो वो रिस्की रहता है। सो डोंट डू दिस। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, लेट अस कंटिन्यू विद आवर ओरिजिनल प्लान। क्या हमें अपना जो वास्तविक, जो ओरिजिनल जो प्लान है उसी को बढ़ाना चाहिए, उसी को चालू रखना चाहिए, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इट्स रिस्की टू चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। इट मीन जो ओरिजिनल प्लान था, आपने 4-6 महीने उस पर काम किया और फिर आप बीच में चेंज कर दो, यार ये नहीं, हम तो दूसरा प्लान, दूसरा काम करेंगे। इट मीन्स वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, आप घाटे में रह सकते हैं, आप नुकसान उठा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ईडियम है। यहाँ पर मिड स्ट्रीम का मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि कोई नदी का बहाव और बीच में जाके आप घोड़े पे बैठे हुए हैं और 2 लोग अगर अपने घोड़े को चेंज करें तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप नदी के बहाव के बीच में हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, टू बीट और फ्लॉग ए डेड हॉर्स। मान लीजिए घोड़ा डेड है, मर गया, और उसे चाबुक मारें, तो क्या वो घोड़ा खड़ा होकर कुछ काम करेगा? क्योंकि वो डेड है। तो उस मरे हुए घोड़े को पीटने से या फ्लॉग यानी चाबुक से मारने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जीवित घोड़े को तो ऐसा चाबुक मार के तेज भगाया जाता है, लेकिन वहां पर जब घोड़ा मरा हुआ है तो उसको पीटने से कोई फायदा है क्या?
उसको चाबुक मारने से कोई फायदा है क्या? नहीं। इट मीन्स कुछ ऐसा काम व्यर्थ में करना जिसका परिणाम नहीं आना है, जो अब इम्पॉसिबल है वो काम संभव होना, इसके बावजूद भी हम वो काम कर रहे हैं, और वो काम करके हम अपने टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। इट मीन्स टू वेस्ट टाइम, एफर्ट्स etc. trying to do or achieve something that is not going to happen। यानी कोई ऐसा काम जो होने वाला नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, उस काम को करने में अपना समय, अपने प्रयास, अपनी एनर्जी को व्यर्थ गंवाना। क्लियर? क्योंकि डेड हॉर्स को चाबुक मारने से डेड हॉर्स खड़ा होने वाला नहीं है। सेंटेंस देखिएगा, ही इज बीटिंग ए डेड हॉर्स trying to get his money back, the company has gone bankrupt। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी अब दिवालिया हो गई, बंद हो गई। अब वो व्यक्ति उस पैसे को पाने के लिए भरसक प्रयास करना है। जब कंपनी दिवालिया हो गई तो बहुत मुश्किल है उसको वो वापस पैसा मिलना। तो हो सकता है उसका ये टाइम, उसकी एनर्जी, उसके एफर्ट्स बेकार जाए। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखिए, यू आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन इट। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के लिए या अपने कॉलेज में, स्कूल में, या अपने कोलिग्स के लिए ऑफिस में, उन सब के लिए आप कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करना का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, लेकिन कोई भी पिकनिक में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप 1000 प्रयास कर लो तो लगता नहीं आपके प्रयास क्या होंगे, बेकार चले जाएंगे, व्यर्थ चले जाएंगे, आपकी ऊर्जा बेकार चली जाएगी। इट मीन्स यू आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। क्लियर? तो जैसा कि इसका शब्दों के पीछे मीन्स हियर यू आर टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब उन शब्दों के पीछे छुपे हुए मीनिंग को निकालना। क्लियर? तो आप बोलचाल में भी इसका काफी यूज कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है ही है। क्लियर? आगे आइए, टू होल्ड योर हॉर्सेस। अब देखिए, होल्ड का मतलब किसी चीज को पकड़ना, रोके रखना, ठीक। तो होल्ड योर हॉर्सेस तो मीनिंग है कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी काम को करने में बहुत जल्दी में है, बहुत अधीर है, ठीक है, एक्साइटेड है किसी काम को करने में, और आपको ये लग रहा है कि भाई ये काम एक्साइटमेंट में या अधीर होकर अगर वो काम करता है तो उसका गलत हो जाए, गलत निर्णय हो जाए, उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सोच समझकर कुछ काम करना चाहिए। क्लियर? लेकिन वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है, बहुत इम्पेशेंट है और इंतजार करना ही नहीं चाहता, जल्दी में वो काम करना चाहता है, तो फिर हम कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, यानी इंतजार करो, हो सकता है कहीं आपका निर्णय गलत नहीं हो जाए। तो मीनिंग है used for telling someone to be patient, यानी आप थोड़ा सा शांत रहें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और टू वेट, और थोड़ा इंतजार करें, बिकॉज दे आर डूइंग और डिसाइडिंग समथिंग टू फास्ट। ये TOO कीजिएगा कि वो बहुत जल्दीबाजी में कोई काम कर रहे हैं या बहुत जल्दी कोई निर्णय ले रहे हैं, और ये जल्दी में काम करना, निर्णय लेना, या कहना चाहिए कि इम्पेशेंट होकर काम करना, या कहना चाहिए एक्साइटमेंट में काम करना, गलत निर्णय हो सकता है। तो यहां पर है कि भाई जरा जो आपके हॉर्सेस का बहुत तेज दौड़ता है, और अगर होल्ड योर हॉर्सेस मीन जरा रोक के रखो भाई, तो आप अपने निर्णय को, अपने एक्शन को रोक के रखो, जल्दीबाजी में कहीं आपका काम और आपका निर्णय गलत नहीं हो जाए। जैसे देखिए सेंटेंस देखिए, ये दिया हुआ है, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, शाम कि शाम जरा धैर्य रखो, इंतजार करो, लेटेस्ट थिंक बिफोर वी टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम, कि हम उनके खिलाफ कोई भी काम करें उससे पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, कि थोड़ा आप रुकें, इंतजार करें, जल्दीबाजी में कोई काम न करें। नेक्स्ट देखिए, होल्ड योर हॉर्सेस, वी माइट गेट दिस कार चीपर समवेयर एल्स, कि भाई थोड़ा सा एक्साइटमेंट या इम्पेशेंट होकर काम मत करो, धैर्य रखो, यह कार हमको दूसरी जगह और सस्ती मिल सकती है। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेकर इस कार को खरीद लोगे तो हो सकता है ये महंगी पड़े ये कार आपको। क्लियर? तो यहां क्या लिखा है कि दिस कार
वी माइट गेट दिस कार चीपर समवेयर एल्स, कि कहीं ये कार सस्ती मिल सकती है। ठीक, तो बहुत अच्छा मुहावरा। कोई भी व्यक्ति आपके सर्किल में कोई ऐसा करे तो जरा कहें प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू बी ऑन योर हाई हॉर्सेस और टू गेट ऑन योर हाई हॉर्स। ठीक, इट मीन्स टू एज्यूम एन एटीट्यूड ऑफ मॉरल सुपीरियोरिटी। कुछ लोग इतनी सुपीरियोरिटी दिखाते हैं अपने आप को बड़प्पन में, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, जबकि हकीकत में होते नहीं है। और कोई व्यक्ति ऐसा ही करे कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए नैतिकता पर लंबी चौड़ी भाषण दे और खुद नैतिक नहीं हो, तो फिर हम कहते हैं कि टू गेट ऑन योर हाई हॉर्स। सेंटेंस देखिए, ही गॉट ऑन हिज हाई हॉर्सेस व्हेन वी आस्क्ड हिम टू शो हिज मेंबरशिप कार्ड। इसको पास्ट में कर लीजिए क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में, ये टाइपिंग एरर हुई है। ठीक, सो ही गॉट ऑन हिज हाई हॉर्सेस व्हेन वी आस्क्ड हिम टू शो हिज मेंबरशिप कार्ड। जब हमने उससे, मान लीजिए कोई आप प्रोग्राम रख रहे हैं, केवल मेंबर्स को इनवाइट किया, कोई व्यक्ति आ गया और हमने कहा भी अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाई, तो मेंबरशिप कार्ड जैसे आपने दिखाने के लिए कहा तो उसने तो मॉरलिटी पर, अपनी सुपीरियोरिटी को लेकर लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। क्लियर, यानी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी जबकि वो कार्ड लेकर नहीं आया है। तो ऐसा हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा मुहावरा जो पहले एग्जाम में पूछा गया है, बोलचाल में काम भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग से देखिए, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं ना। अब घोड़ा गाड़ी क्या होता है, हम लोग घोड़े के पीछे, जैसे तांगा जिसे कहते हैं, बग्गी जिसे कहते हैं, उस घोड़े के पीछे हम लोग बांध देते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि घोड़े के आगे गाड़ी को लगा देना, यानी उस बग्गी को, उस तांगा को उसके आगे बांध देना। तो ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर, जो क्रम है वो उल्टा हो गया ना। होना क्या चाहिए, उस कार्ट का, उस बग्गी का, उस तांगे का घोड़े के पीछे बांधना। ठीक, इट मीन्स टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, कि कोई भी काम गलत ऑर्डर में करना। जैसे मान लीजिए मकान बनाना चाहते हैं, जमीन अभी खरीदी नहीं और बजरी बाटा सीमेंट आपने खरीद के डाल लिया। इट मीन्स आपको जो काम एक क्रम में, एक ऑर्डर में करना चाहिए कि पहले जमीन खरीदना चाहिए, फिर नक्शे पास करवा के इंजीनियर से बनवाना चाहिए, फिर आपको सामान खरीदना चाहिए। आपने वो तो कुछ किया नहीं, सामान खरीद के ईंट पत्थर रोड़ी सीमेंट लाके डाल दी और जमीन खरीदी नहीं। इट मीन्स आप काम को उल्टे ढंग से कर रहे हैं। ठीक, तो एक सेंटेंस देखिए, आरंट यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स by deciding what to wear for the party even before you even have even been invited to it। मीनिंग ये है, मान लीजिए मुझे किसी पार्टी के लिए नहीं बुलाया गया, अभी आप मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया, और इनवाइट करने से पहले मैं डिसाइड कर रहा हूं कि पार्टी में मुझे कौन सी ड्रेस पहनना है। तो इसका मतलब क्या लगता नहीं है कि आरंट वी पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स? क्या हम बग्गी को, गाड़ी को, तांगे को घोड़े के आगे नहीं डाल रहे हैं, आगे नहीं लगा रहे हैं, आगे नहीं बांध रहे हैं? ऐसा मीनिंग हो गया कि जब पार्टी में बुलवाया ही नहीं, इनवाइट ही नहीं किया अभी तक, तो पहले क्या सोचना कि मुझे लाल ड्रेस पहननी है कि येलो ड्रेस पहननी है कि पिंक ड्रेस पहननी है। सो टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी गलत ऑर्डर में काम करना, एक ऑर्डर में ही काम करना चाहिए। आइए नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, सॉरी ईडियम है, अनेक बार पूछा गया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। अब मैं देखिए आपको किसका एग्जाम्पल बता दूं। मैं किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए गया, मेरा कोई काम था और मैंने कहा साहब मेरा एक काम है, अगर आप थोड़ा सा फला व्यक्ति को, आपके साथी ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को फ़ोन किया कि आई एम सेंडिंग वन जेंटलमैन टू यू एंड यू जस्ट हियर फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ द होल केस। इसका मतलब था कि जो मेरी समस्या है मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मुझसे डायरेक्टली ही वो सुन लें। उन्होंने खुद ने नहीं बताया कि क्या काम है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसका काम है, वो व्यक्ति खुद आपके पास आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उसी व्यक्ति से पूरा की पूरी बात को समझ लीजिए। ठीक, तब हम लोग इसको कहते हैं कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। इट मीन्स टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, कि किसी मामले में, किसी केस में जो व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसी से सीधे तौर पर जानकारी हासिल
करना। तो उन अधिकारी ने अपने साथी अधिकारी को फोन किया कि मैं इन व्यक्तियों को आपके पास भेज रहा हूं, इनका कोई काम है, आप डायरेक्टली ही आप इनके मुंह से वो बात सुन लीजिए। तो इसके लिए यूज हुआ कि लिसन और हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इट मीन्स टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। जैसे कि सेंटेंस देखिए यहाँ पे, आर यू श्योर ही इज रिजाइन? क्या आपको निश्चित पक्का पता है कि वह त्यागपत्र दे रहा है? तो उन्होंने कहा डेफिनेटली, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हाँ, मैंने डायरेक्ट जो व्यक्ति यानी ये जो ही है जो रिजाइन कर रहा है उससे खुद से सुना है। सो आई हैव हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी जो रिजाइन करने वाला व्यक्ति उसको खुद के मुंह से मैंने सुना। अगला सेंटेंस देखिए, द रूमर इज ट्रू, कि भाई वो अफवाह सही है। कौन सी? द कंपनी विल शट डाउन इट्स बिजनेस इन इंडिया, कि कंपनी भारत में अपना बिजनेस को शट डाउन कर देगी। आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वन ऑफ द डायरेक्टर्स टोल्ड मी, कि मैंने डायरेक्टली जो कंपनी में बंद करने वाले जो लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व उनसे सीधे तौर पे मैंने सुना है। और वो कौन है? वन ऑफ द डायरेक्टर्स, कि जो उसका एक डायरेक्टर है उसने कहा है। सो बहुत अच्छा हुआ होगा। अब देखिए, ए डार्क हॉर्स, ये एसएससी में पिछले 15 साल में 6-7 बार पूछा जा चुका है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भी पूछा गया है, टू बैक द रॉन्ग हॉर्सेस भी पूछा गया है, लेकिन ए डार्क हॉर्स बहुत ज्यादा बार पूछा गया। एक तो नहीं, लेकिन 6-7-8 बार पूछा गया है। अब ये क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सी एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, और वो जब वो कोई काम करता है और उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो लोगों को आश्चर्य होता है, अरे उसमें तो ये भी क्वालिटीज थी, हमें तो पता ही नहीं है। तो सबको आश्चर्य में डाल देता है वो अपने उस रिजल्ट के मार्फत। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, घर पर बहुत अच्छा पियानो बजाता है, आपको नहीं मालूम, लेकिन अचानक किसी पार्टी में उसने पियानो बजा दिया, तो अरे यू आर ए डार्क हॉर्स, यू आर सच ए गुड सिंगर एंड म्यूजिशियन, कि इतना अच्छा बजाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं आप। उसी से रिलेटेड ये है ए डार्क हॉर्स, यानी उस व्यक्ति की क्वालिटी, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज डार्क में है, यानी अंधेरे में, किसी को पता नहीं है। और जब वो काम करता है, लोगों को उस स्किल का पता चलता है तो लोगों को आश्चर्य होता है। इट मीन्स पहला मीनिंग है ए पर्सन ऑफ अननोन एबिलिटीज। ध्यान दें, जब एसएससी पूछता है तो इसी से मिलते जुलते शब्दों को चेंज करे, थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग कर देता उसका मीनिंग का। यानी इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति जो अननोन एबिलिटीज वाला है, तो एबिलिटीज तो बहुत है पर किसी को पता नहीं है। और ए पर्सन हु कीप्स हिज स्किल्स, इंटरेस्ट, आइडियाज सीक्रेट एंड ए लिटिल इज नॉन अबाउट देम, कि कोई व्यक्ति जो अपने स्किल्स, इंटरेस्ट, आइडियाज, जो उसकी एबिलिटीज है, जो कैपेबिलिटीज है, उनको सीक्रेट रखता है और उनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। और जब वो रिजल्ट दे देता है, सक्सेसफुल हो जाता है उस फील्ड में, तो लोगों को आश्चर्य होता है। ठीक, जैसे एक सेंटेंस देखिए, शी इज सच ए डार्क हॉर्स, आई हैड नो आइडिया शी हैड रिटन सेवरल बुक्स। अरे भाई, वो तो एक ऐसे डार्क हॉर्स है, यानी ऐसा व्यक्ति है जिसकी एबिलिटीज है किसी को पता नहीं था, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, उसने तो बहुत सी किताबें लिखी हैं। इट मीन्स उनमें बहुत अच्छी नॉलेज थी और उस नॉलेज के बेस में बहुत अच्छी बुक्स लिख दी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था। इट मीन्स शी इज सच ए डार्क हॉर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कांट से एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ही इज ए बिट ऑफ ए डार्क हॉर्स, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज को जग जाहिर नहीं करता है, सीक्रेट रखता है। और वो एबिलिटीज का जब ये कहना चाहिए कि डिस्प्ले करता है, लोगों को पता चलता है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। ए डार्क हॉर्स अनेक बार पूछा जा चुका है एसएससी, सीडीएस और अदर एग्जामिनेशंस में, है छोटा सा, बस ये मान लो ऐसा व्यक्ति जिसकी एबिलिटीज अंधेरे में है, किसी को पता नहीं है, वो डार्क हॉर्स। ठीक, आइए नेक्स्ट, हॉर्स सेंस, छोटा सा, जैसे कुछ व्यक्तियों में कुछ अनुभव के आधार पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है,
या कुछ सेंसिबल जजमेंट वो लोग ले लेते हैं समझदारी का, किसके थ्रू? गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक, तो उनमें वो, या इसको अपन यूं कह सकते हैं कॉमन सेंस, वो भी पॉजिटिव कॉमन सेंस कह सकते हैं आप, एक तरीके से हॉर्स सेंस को। ठीक, सेंटेंस देखिए, हैज ही गॉट इनफ हॉर्स सेंस नॉट टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। क्या उसके अंदर इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है, इतना जजमेंट समझदारी का है कि वो किसी बहस में नहीं पड़े? डोंट वरी, चिंता मत करो, पीटर हैज गॉट गुड हॉर्स सेंस, पीटर में अच्छा हॉर्स सेंस है, अच्छा कॉमन सेंस है। ही विल डू द राइट थिंग, वो सही चीज करेगा, वो गलत बात या गलत काम नहीं करेगा। तो हॉर्स सेंस अच्छा मुहावरा। और अगला देखिए, नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब ये क्या मुहावरा देखिए, इवन देखिए क्या इसका एक पीछे लॉजिक ये है कि एक्चुअली हॉर्स या इवन काउज को भी मैंने देखा है, लोग उसके मुंह में उसके दांतों को गिनकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी कितनी उम्र है और वो कितना काम आगे और कर पाएगा। क्लियर है? तो यहां पर यही दिया गया है कि अगर कोई चीज आपको फ्री में मिले तो उस फ्री की चीज को आप लोग उसकी अच्छाई बुराई न निकालें कि यार ये तो बेकार है, यार ये अच्छी नहीं है और उसने तो ऐसा दे दिया। कहते हैं ना, जिसके दान की बचा के दांत नहीं गिने जाते, ऐसा हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी कि कोई चीज़ फ्री में दी, दान में दी, और आप उसके अंदर भी मीन मेक निकालो कि यार ये तो बेकार है, दूध नहीं देती है, बहुत ज़्यादा खाना खाती है, ऐसा करके। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कि किसी ने जब गिफ्ट में कोई चीज़ दी तो फिर आपको उसके अंदर मीन मेक नहीं निकालना, कमियां नहीं निकालना है। ठीक, मीनिंग है नॉट टू फाइंड समथिंग रॉन्ग और क्रिटिसाइज समथिंग दैट इज गिवन टू यू फ्री, कि आपको अगर कोई चीज़ फ्री में मिल गई है, यू गॉट फॉर नथिंग, बिना कुछ दिए हुए मिल गई है, तो फिर उसके बारे में कमियां मत ढूंढिए, उसकी निंदा मत कीजिए, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, द ड्रेस दैट माई फ्रेंड गेव मी इज ए लिटिल लूज, कि जो ड्रेस मेरे दोस्त ने मुझे दी वो जरा सी ढीली है। बट आई नेवर लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, लेकिन मैं कभी भी गिफ्ट हॉर्स यानी जो चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली हुई है उसमें कमियां नहीं निकालता हूं, उसकी बुराई नहीं करता हूं। ठीक है, ल्यूज है, मैं उसको पहनूंगा या मान लो उसको थोड़ा बहुत फिट करवा लूंगा, ल्यूज है, लेकिन मैं उसको कोई मीन मेक नहीं निकालूंगा कि जो तो बेकार दे दिए, किसी काम की नहीं है, इस तरीके से नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखिए, ओके, इट इज नॉट द जॉब ऑफ योर ड्रीम्स बट इट पेज गुड मनी, कि मान लिया कि भाई ये जो रोजगार है ये तुम्हारे सपनों का रोजगार नहीं, यानी जैसा रोजगार तुम पाना चाहते थे वैसा रोजगार नहीं है, लेकिन भाई ये पैसा तो अच्छा देता है, सैलरी तो अच्छी देती है, कमाई तो अच्छी हो रही है इससे, सो एक्सेप्ट इट, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लो। एंड नॉट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसलिए अब आप इसकी मीन मेक मत निकालो कि यार ये तो मेरे पसंद का काम नहीं। भाई आप यू आर अर्निंग हैंडसम अमाउंट, अच्छा पैसा दे रहा आपको ये जॉब, इस रोजगार से अच्छा काम, पैसे की कमाई आपको हो रही है, तो फिर उसमें मीन मेक क्यों निकालते हो? मान लिया आपकी पसंद का काम नहीं है, लेकिन इसको करो क्योंकि पैसा तो अच्छा मिल रहा है, तो अच्छा मुहावरा। और नेक्स्ट है टू ईट लाइक ए हॉर्स, तो ये तो आप सब समझ ही जाएंगे, घोड़ा उसकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स टू ईट विदाउट रिस्ट्रेंट, अपने आप पर बिना कोई लगाम लगाए खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, कोई अपने आप पर कोई लिमिट ही नहीं बनाए, मीन्स टू ओवर ईट, बहुत ज़्यादा खाना। तो इसका सेंटेंस देखिएगा, ही मे बी लीन एंड थीन, वो दिखने में बहुत दुबला पतला है, बट ही ईट्स लाइक ए हॉर्स, लेकिन वो खाता कैसे है? जैसे घोड़ा खाता है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है, अपने आप पर कोई धैर्य ही नहीं रखता, खाए जाता है। क्लियर? तो ये और एक बहुत अच्छा बातचीत में बोलचाल में आप बोल सकते हैं, जैसे टू क्लोज और लॉक और शट द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड। स्टेबल का मतलब होता है वह जगह जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़े के बांधने की जो जगह होती है उसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। ठीक, दूसरा इसका एक और है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, टू क्लोज और लॉक और शट द बार्न डोर। वही बार्न डोर का मतलब
जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, घोड़े आदि को, उस जगह को बोलते हैं। आफ्टर द हॉर्स हैज एस्केप्ड, कि भाई जब घोड़ा निकलकर भाग गया स्टेबल से, अस्तबल जिसे कहते हैं जगह को, जब वो निकलकर भाग गया तो उसके बाद उस अस्तबल के यानी उस जगह के, उस बाड़े के दरवाजे को बंद करना, लॉक लगाना का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्लोज, लॉक और शट तीनों में से कोई भी वर्ब हो सकती है। किसके दरवाजे को क्लोज करना? स्टेबल डोर को, उसको ताला लगा देना, उसको शट कर देना। कब? जब घोड़ा वहां से निकल जाए। फिर बचा ही क्या? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। इट मीन्स हम कई बार ढेर सारा नुकसान पहले ही हो जाता है और नुकसान होने के बाद हम लोग कोई एक्शन लेते हैं उसमें सुधार करने का, तो बाद में एक्शन लेने का उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो नुकसान होना था, जो गलत होना था, जो डैमेज होना था, वो तो पहले हो ही चुका है। जब हॉर्स उस तबेले से भाग ही गए तो उस तबेले में फिर लॉक लगाने से क्या फायदा, कि घोड़े तो जो थे भाग गए, नुकसान तो जो होना था जो हो गया। इट मीन्स, मीनिंग क्या हुआ? टू टेक एक्शन टू स्टॉप समथिंग बैड हैपनिंग व्हेन इट हैज ऑलरेडी हैपन्ड, कि किसी बुरे काम को होने को रोकने के लिए कार्रवाई करना, वो भी कब? जब पहले ही वो काम हो चुका है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, improving security after a major burglary would seem to be a bit like closing the stable door after the horse has bolted. इसको हैच कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। horse has bolted। अब देखिए, बर्गलरी का मतलब होता है कि किसी मकान को तोड़कर चोर वगैरह घुस जाएं और पूरा माल लेकर भाग जाए, तो यह बर्गलरी कहलाता है। बर्गलरी यानी थेफ्ट कह सकते हैं इसको, पर इसमें कहा तो जब मकान को तोड़कर घुसना और सामान को लेकर चोरी चले जाना। तो जब बर्गलरी हो गई यानी मकान में रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम करना, उसमें सुधार करना, ऐसा ही है जैसा कि घोड़े के तबेले से भाग जाने के बाद उस तबेले में यानी उस बाड़े में ताले लगाना। क्लियर? तो यहां पर इंप्रूविंग सिक्योरिटी आफ्टर ए मेजर बर्गलरी वुड सीम, कैसा दिखेगा? चोरी हो जाने के बाद, बर्गलरी हो जाने के बाद, बी ए बिट लाइक क्लोजिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड, वो ऐसा ही दिखेगा जैसे कि घोड़े तबेले से भाग गए। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि कोई पहले भारी नुकसान हो जाए और उसके बाद आप उसके अंदर सुधार करें, कोई एक्शन करें, वो ऐसा ही। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिंदगी भर चेन स्मोकर है, खूब ड्रिंकिंग करता है और उसके सारे ऑर्गन्स खराब हो गए, फेफड़े स्मोकिंग से हो गए, लीवर, किडनी सब ड्रिंकिंग से हो गई। ठीक है, बाद में उसको सुधार में छोड़ तो दिया, लेकिन भाई जब सब कुछ बिगाड़ हो गया तो उसके बाद क्या फायदा हुआ? ठीक है, यह आगे कुछ ज़्यादा और नहीं बिगड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये थे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए किस तरीके से जो इडियम्स फ्रेजेज हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल और हमारी संस्था युवा और साथ में जो हमारी इंग्लिश एकेडमी है इंग एज, इनके मार्फत हम रेगुलरली आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके से सेगमेंट वाइज इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और एडवांस्ड लेवल वर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत यूजफुल हैं, साथ में इम्प्रेसिव एंड पावरफुल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप हमारे इन वीडियोस को रेगुलरली पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ में हमारी संस्था के जो फेसबुक पेज हैं इंग एज और युवाम, आप उनको भी लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हम जब कभी भी इस तरीके के वीडियो जो लगभग हम रोज ही आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम लोग उन पर अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।